इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपना भी राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बन भाइया ना हमारी राम राम। तो विनोद भाई। हाँ कृष्ण भाई, मैं एक बात न्यू जानना चाहूँ तेरे के तो आज मैंने देखा कि खेत का नहीं जब जावे था ना, एक तो वह दवाई किसी से उठाए जाते के था उसके में भाई देख, दवाई की तो थी वह पड़ोसी की। अच्छा। उसने मैंने बाजार में जाना था, वो मतलब भैया दवाई ला दिए। अच्छा। तो भाई वह इस्तेमाल थी, फिर मैंने दी थी। बाकी आपने तो मेरा तो बेरा है। हाँ भाई देसी खाद तो इस्तेमाल होगा तेरी गला तो गए थे उस दिन मेले में, बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनोद भाई देखिए, जो पड़ोसी की दवाई थी ना वह, हाँ, खेत में गेरने वाली फसला में उन्होंने न्यू कह दिए कि भाई दवाई जो है ना थोड़ी कम गेर। अच्छा। कम ते कम जो है ना इसका प्रयोग करा कर। ज्यादा से ज्यादा तो भाई कहते देसी खाद, हाँ देसी दवाइयाँ, और अपने जो है ना जैविक खाद रही, इस तरह की दवाइयाँ डाल के तुम्हारा पैदावार बढ़िया ले। बिल्कुल। और भाई बताते दो मैं, लेकिन गिल्ला वो उस और चीज भी बतानी पड़ेगी। हाँ भाई किस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, इसके विकल्प के सावधानी के रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो भाई एक बारी थोड़ी चर्चा सी कर लो इससे बारे में आज कार्यक्रम में। तो विनोद भाई आज हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानी और उसका फिर विकल्प क्या रहेगा अगर यह सावधानी बरतेंगे तो साथ साथ। और आज की नसीहत में बात करेंगे गन्ना फसल की देखभाल, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग में सावधानी व इनके विकल्प। देखिए विनोद भाई, कई बार देखा है कि जो आजकल जो अपने देश में देखा है ज्यादातर कीट नजर आवा खेता में, किसान की भी कई बार मजबूरी हो जा, लेकिन जो है ना जो खेत के में गेरा है दवाई, और वो गेरनी पड़ा उन्होंने बीमारियां करका है या भाई फिर जो खरपतवार हो जा उन करका गेरा है। तो इस तरह जो है ना जो फसलों के अंदर डाल रहे हैं ना दवाई, एक तो भाई मैं तो हम तो यही कहेंगे किसान भाई ना, भाई देख कर कम से कम थोड़ा घाट गिरा करो अपने उसमें दवाई ना। तो इससे जो है ना, एक तो कई बार यो भी देखने में आवा विनोद भाई कि जो 230 जीवनाशक है ना उन रासायनिक पंजीकृत हवा, जिनमें से कीटनाशकों वाले की दवाई की तो संख्या है 84, और बाकी रही दूसरी खरपतवार की है और दूसरी है। लेकिन अपने जो देश में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा दवाई न्यू घेरा है कि भाई हमारी फसल बड़ी हो जा, उसकी कम रह जा, और भाई पड़ोसी ने देख कर भी कई बार गेर लग जा है। तो इस करके भाई कीटनाशक जो अवशेष है ना उनका यूँ आकलन करके देखना चाहिए कि जो हमारी सब्जियां हैं, पानी और मिट्टी है, उनके नमूनों में कई बार देखने में आया है कि जो मानदंड है ना वो ज़्यादातर अवशेष अधिकतर उन कीटनाशकों के मिले विनोद भाई जो फसलों के लिए अनुमोदित ही नहीं है। अच्छा। वही फालतू की दवाइयाँ देखने में आवा उनमें गिरी हुई खेत के में, जब चेक कराई ना तो पता लगे कि दवाई जो है ना फालतू की गे रखी अपने खेत में। तो इस करके भाई इन कीटनाशकों का प्रयोग भाई नहीं करना चाहिए जिनकी जरूरत भी नहीं है खेत में। तो कई तरह की चुनौती भी आ जाए विनोद भाई, देखा है कई बार इस तरह कीटनाशकों का प्रयोग तो कई बार कीट जो रोकथाम के कारण है ना उनमें ये तो मान लेंगे कि जो खाद्यान्न जो हमारे हैं वो तो बढ़ जाएंगे, परंतु उनके प्रयोग तक कई जुड़ी हुई अनेक चुनौतियां फिर उभर का भी सामने आवेंगे विनोद भाई। और किसानों में जो रासायनिक कीटनाशकों की लोकप्रियता ना, इनकी वजह का मुख्य कारण यह है कि जो शीघ्र परिणाम देना होना चाहिए, किसान न्यू चाह है कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे खेत में अच्छी उपज हो जाए और उसमें जो है ना वो भाई ज़्यादा आमदनी दे, और लेकिन वही सस्ता भी साधन भी सोचा है। और कई तरह के जो कीट है ना उनका प्रभाव जो है ना अच्छा नहीं होता फसल के ऊपर। तो क्योंकि देखो अनाज तो आप भी खावा और अपने जो जानवर हैं वो भी खावेंगे, अपने पशुधन भी खावेगा, तो इस करके जो बीमारी हो जाएगी आवेंगी वो अपने अंदर भी आवेंगी दवाइयाँ की,
और दवाइयाँ जो है ना जो तो आदमी की सेहत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस करके भाई हम तो यही कहे विनोद भाई कि कम से कम भाई दवाई का प्रयोग करो, और दूसरी दवाई जो देसी दवाइयाँ हैं या देसी जो खाद हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे उन्होंने, मतलब कि गैर रासायनिक। हाँ। तो कृष्ण भाई देखो बात आपकी बहुत बढ़िया है, और कई बार हम देखते हैं भाई जितनी भी हम सब्जी उगा हुआ जो फसल लेते हैं उसमें वो पहले वाला स्वाद नहीं रह रहा। हाँ, क्योंकि पहले तो भाई देखो पड़ोसी कुछ भी बना दिया करते हैं, जो भी छोक लगा दिया करते हैं, दूर तक बेरा चल जाएगा भाई पड़ोसी नाश्ते ही बना रखा। देखिए आजकल जिस तरह की मंडी में जो फसल आ रही है ना विनोद भाई सब्जियां की, घिया ला लो, भिंडी ला लो, करेले ला लो, देखने में आवा है कि जिस तरह की जो अच्छी घर की हो, बिना दवाई की हो, तो एकदम से गल जाएगी वो तो बनावेंगे और उसका स्वाद भी बढ़िया हो। और कृष्ण भाई एक चीज बताऊं, हाँ, जिसने स्वाद देखना है ना, हाँ। वो आजकल तेनू चाहे शहर के अंदर भी हो, गमला में भी उगा रहे हैं बढ़िया बिल्कुल। सब्जी। घर की सोचे ना भाई घर हम जो है ना अच्छी जो है ना पैदावार कर ले बिना और दवाई उसका के, न्यारा स्वाद उसका करती। स्वाद तो हो ही न्यारा है विनोद भाई। तो भाई जो गैर रासायनिक विकल्प है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जड़ा भी संभव हो हम गैर रासायनिक विकल्पों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्यावरण है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत ही सुरक्षित रहा है। तो बात कर लेते हैं बगैर रासायनिक यानी कि गैर रासायनिक विकल्प, यानी कि और के विकल्प हो सके, हम किस प्रकार से इससे बच सके। हाँ। देखो सबसे पहले तो एक जीवाणु आधारित कीटनाशक, बिल्कुल। जो बैक्टीरिया है, फफूंद है, विषाणु, सूत्रकृमि, इनके प्रयोग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी जो कार्य क्षमता पर मौसमीय परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा है। लेकिन अनुकूल मौसम में इनके प्रयोग तक कीटों का जो सफल नियंत्रण प्राप्त कर सका है और रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभाव तक हम बच सका है। बिल्कुल। इसी तरह जो परजीवी व परभक्षी जीव खेत में विद्यमान विभिन्न परजीवी व परभक्षी जीव कई प्रकार के कीटों का भक्षण करते हैं, लेकिन कुछ उदाहरणों को छोड़कर प्रकृति में परजीवियों परभक्षियों द्वारा हानिकारक कीटों का नियंत्रण प्राय सीमित स्तर तक ही होता है। लेकिन जो परजीवी या परभक्षियों के माध्यम तक कीट रोकथाम प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है इनके प्राकृतिक में संरक्षण के लिए कदम उठाना। कई बार ये भी देखने में आवा ना विनोद भाई, जिस तरह ट्रैक्टर पे आप आरोग लग रहे लाना, और आरोग नीचे तो क्या लिखड़ेंगे कीड़े मकोड़े सुंडी, तो उसके पीछे देखिए अपना कभी बुगले चलते हो या दूसरे पक्षी। इसका मतलब क्या है कि वो जो हानिकारक कीट जो बावा है खेत ना उसमें से निकलेंगे, और उन्होंने जो है ना कौवे हैं दूसरे हैं वो जीव उन्होंने खांदे रहे हैं। तो इस करके भी देखो प्रभक्षी तो है ही बिल्कुल, दूसरे जीव ना खावा। और कृष्ण भाई देखो जो जैविक कीट रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए हमने रासायनिक कीटनाशक का जो प्रयोग है ना वो बहुत ही ज्यादा सावधानी और सूझबूझ तक करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी तरह जो वनस्पति आधारित कीटनाशक इसकी बात कर लेते हैं, इसमें नीम और दूसरे जो पौधों से प्राप्त रस अर्क ये जो विभिन्न कीटों की संख्या वृद्धि को रोकने में सहायक करते हैं। देखो ये तो एक शुद्ध तरीका है नीम का अर्क निकाल करके, यानी विकल्प तो जरूरी है ना। बिल्कुल। और ये जो पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है, और इसलिए सिफारिश के अनुसार इनका प्रयोग भी लाभकारी है, और जैविक खेती में इसका तो भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। और इसी तरह जो फसलों की कीट प्रतिरोधी किस्में यानी जो हाइब्रिड है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें कीट प्रतिरोधी किस्में यानी हाइब्रिडों पर कीटों की वृद्धि और विकास जो धीमी गति तो वह है, जिस तक कीट इन बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। और आजकल तो भाई जो अनुवांशिक विधि यानी जो जैव प्रौद्योगिकी जिसने हम बायोटेक्नोलॉजी भी कह दिया करे, इसके द्वारा विकसित किए गए कई तरीके के हाइब्रिड बीज बाजार में उपलब्ध है, जिनमें उगाई फसल में कुछ विशेष कीटों के विरुद्ध हमने ज़बरदस्त रोधक क्षमता है, जैसे तरह की बीटी कपास है। आने वाले टाइम में यो अन्य फसलों के भी इसी कीट रोधी बीज मिलने की इसमें संभावना रहती है। और जो दूसरे उपाय की बात करते हैं इसमें देखो जो हानिकारक कीटों की संख्या घटाने में सहायक और जिनके अपनाने के फलस्वरूप रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग में ये कमी में हम ला सके हैं। तो भाइयों ये तब बात करी हमने गैर रासायनिक विकल्प की, और समाधान और सुझाव की बात भी है इसमें हम करेंगे। देखिए विनोद भाई जिस तरह आप बताने लग रहे हैं कि समाधान भी देखो है, हर चीज़ का समाधान है। कई क्रम भाई कीटनाशक का प्रयोग है, जो भी समस्या होगी उससे बचने खातर या उसके प्रभाव को भाई कम करने खातर कई तरह के प्रयास भी कर सके हैं, आप सरकारी स्तर पर भी कर सके हैं, या फिर भाई जिस तरह अनुसंधान चल रहे हैं उसके आधार पर भी कर सके। किसान भी अपने स्तर पर कर सका है। कई बार कीटों की पहचान के अनुसार भाई कीटनाशक का चयन करना चाहिए अपना, कि कीटों की जो पहचान सुनिश्चित करके भाई कीटनाशक का चयन करें और उसी का भाई अपने खेत में
फिर जो है ना उसका प्रयोग करें, इससे भी जो है ना पूरा कीट नियंत्रण हो तो जाएगा। लेकिन कई बार यो भी देखने में आया विनोद भाई कि थोड़ा होएगा तो मित्र जीवों का संरक्षण कर लो, यूँ भी एक इसका समाधान हो सका है। जिस तरह के मित्र जीव हैं उनका संरक्षण करो। कुछ जिस तरह जो फसल के कुछ क्षेत्र में भाई कीटनाशक नहीं छिड़को, या फिर स्ट्रिप एप्लीकेशन करना भाई। मित्र जीव को पनपने में सहायक पौधों का इंटरक्रॉप के रूप में भाई लगाओ। मित्र जीवों को एकत्र कर अपनी फसल पर छोड़ सका है। मित्र जीव सक्रिय होने पर भाई स्थिति में जो कीटनाशक है इसके छिड़काव को भाई टाल दे हैं। तो इस तरह भाई बीज का उपचार भी कह दे, आप कई बार जिक्र करें इसका भी विनोद भाई। फसल का भाई दिमक आदि से बचाव करना चाहिए। कीटनाशक से उपचार करना काफ़ी कारगर रहा। इससे कीटनाशक बहुत कम मात्रा के प्रयोग से भाई अच्छा लाभ मिल सका है और कीटों की छोटी अवस्थाओं को निशाना बना सका है। कीटनाशकों का बदल बदल कर भाई प्रयोग करो। ये नहीं भाई एक ही दवाई ले और उसी ने बार बार छिड़काव करो, तो कई करना फिर धरती उसकी आदि हो जा। तो इस करके अगर थोड़ा बहुत करना भी पड़ा तो भाई बदल बदल कर उसका प्रयोग करें। और कृष्ण भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल जो जागरूकता बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। एक तो इंटरनेट के माध्यम तभी खुद भी हम वीडियो देख ले हुए हैं, और भाई गाँव के अंदर जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है वो एक समिति बनाकर, एनजीओ बनाकर स्पेशल भाई वो सरकार को पत्र भी लिखते हैं। कृषि विज्ञान के अंदर भी भाई हमने एक ट्रेनिंग भी चाहिए, इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी भी चाहिए। तो वो समय समय पर अपने ज्ञान को आगे बढ़ाकर इसमें स्तर पर भी वो भाई और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो विनोद भाई चलते चलते थोड़ी मौसम की जानकारी भी दे दें। बिल्कुल, मौसम जरूर होना चाहिए। मैंने पता है तुम जो है ना थोड़ा सा उतावड़े हो रहे हो। तो आज का अधिकतम तापमान रहा भाइयों 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 40 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और मौसम में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट भी हो सका है जिस तरह चल रहा है मौसम भाई। और कल कार्यक्रम बता दे। हाँ बिल्कुल बताओ। तो भाई कल है वीरवार, और वीरवार ने हम जो चर्चा विषय लेकर आए हैं इसमें पशुओं के मुख्य रोग व लक्षण व बचाव के उपाय। और जो दूसरी चर्चा हम कल किसानवाणी में करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में कीट प्रबंध। तो भाइयों याद है हमने बात करी कल के कार्यक्रमों के बारे में, और अब कुछ मनोरंजन करवा दो। हाँ विनोद भाई जिसकी बात देख रहे हो ना तो सुनते ये बढ़िया सी रागनी। न बोल्या रे 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे येरा फर्क क्या करते चोबारे जब क्यों न बात बराया मनसा इब क्यों चल मैं गोदारे 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे फर्क क्या करते चोबारे जितना माल खजाने में ला दिया धर्म मेरा सारा इब जिसा टाइम पे मिले खाने खा के करूं गुजारा बनी बनी के सब साथी ना बिगड़ी मैं प्यारा इब ना दूर न मिल ब्याज पे न देना करे उधारा कर याद पछली रे बताने धरती में टक्कर मारे जब क्यों बात बराया रे मनसा इब क्यों चल मैं गुजारे 11 करोड़ की 11 ध्वजा कदे पर क्या करती सवारे जब क्यों बात
तने बुला लिया रीते में के आए बिना सरे से तू मन हल्का करना चाहवे यो विश्वास मेरे से ना रही एक सिर सदा किसे की क्यों इतने फैल करे से मैं आड़े बच्चा जान गया धन का अभिमान तेरे से भाई वो मानस न दिलेगा जो आप सके कि तारे जब बात भरा यार मन सा इब क्यों चलो मैं को तारे सांप के मुंह में फंसी चक्का चुंदर छोड़ू त नमृद बनू मैं खालू तक कोडी वो जानत रो रो शीश धुनू मैं करना आया है तो इस दुनिया के ताने किस डाल सुनू मैं जय आज गया तो शरसा गढ़ में कित के नगद गणू में ना फूटी कोड देखण मेरे ना फूटी कोड देखण में नू खबर पाट ली रसारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चलो मैं गोदारे राजा कोड़ की यारा दादा कदे अरे क्या करती चोबारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चलो मैं गोदारे कह राम स्वरूप यार दास मेरी ने वो सच्चा शेर सुनेगा दुखिया के दुख चर्चा में वो करके मेरे सुनेगा भाई आज नहीं तो काल नहीं तो वो कभी फिर सुनेगा जिसके नाम पे हम बैठे मारी वो ये तेरे सुनेगा भगवान करेंगे बात भरेंगे भगवान करेंगे बात भरेंगे अरे आका तेरा दोबारा जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चलो मैं को जारे 11 करोड़ की 11,000 करते पर क्या करते चोबारे जब कुल बात भराया मनसा इब क्यों चलो मैं को जारे 11 करोड़ की 11,000 करते पर क्या करते चोबारे जब कुल बात भराया मनसा कृष्ण भाई जी विनोद भाई रागनी तो बहुत बढ़िया सुना दिया आपने। और दूसरी चर्चा हम बात कर ले आज, और आज तो हम कौन सी विषय का लेकर आ रहे भाई? गन्ना फसल की देखभाल पे। तो आज की नसीहत में हम बात करेंगे गन्ना फसल की देखभाल, और जिन प्रगतिशील किसान बहन भैया ने गन्ना बो रखा है तो भाई उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारी चर्चा से।
देखिए विनोद भाई, गन्ना तो आजकल ला ही दिया तकरीबन भाई है ना, और उसकी देखभाल भी करनी जरूरी है। देखो खाद है, पानी है, बीज तो उन्होंने लगा ही दिया, लेकिन अगर आप उसकी देखभाल नहीं करेंगे टाइम टाइम पर तो फिर पैदावार कहाँ होगी? पैदावार भी कम होगी और जो उसके रस की जो गुणवत्ता है ना उस पर भी असर पड़ा के कारण फिर चीनी का प्रतिशत मात्रा में भी कमी हुआ है। हाँ विनोद भाई, देखिए एक तो ये नकदी फसल भी है और शुरू तो लेकर अंत तक कई प्रकार देखा है ना आप, इसमें कई तरह के जो है ना कीड़े लग जा, रोग लग जा, जिस तरह फसल की जो गुणवत्ता और पैदावार है ना उसमें कमी जरूर आएगी। तो भाई फिर पहचान भी कर लेते, रोकथाम के बारे में भी फिर चर्चा ना आगे बढ़ा। बिल्कुल। तो विनोद भाई इसमें एक रोग है खास किस्म का, वो है लाल सड़न रोग। अच्छा। यो जो रोग है वो है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक फुंदे के कारण यू फैला है, और इसकी वजह तो जो है ना काफ़ी मात्रा में जो गन्ने की पैदावार है और उसकी गुणवत्ता है उसको काफ़ी प्रभावित करा है यू कीट। और इस रोग के लक्षण क्या है कि वर्षा काल की शुरुआत तक लेकर खड़ी जो फसल है ना उसमें ज़्यादातर यू देखने ना मिलेगा, और जो यह बीमारी ते जिन माए पौधा में यह बीमारी लग रही है उसका तीसरा या चौथा पत्ता किनारा ते सूखे या मिलेगा, और आखिरी में जो पूरा गोला है और वो भी सूख जाएगा, और रोग तक ग्रसित जो गन्ने हैं वो पीले पड़ जाएंगे और गन्ना भाई कई तरह पिचक जाएगा, और उस पर जो काले दाग पड़ रहे हैं इस तरह के गन्नों को पाड़ कर देखने पर जो उसका गुद्दो हुआ ना वो लाल रंग का दिखेगा और सूंघने तो ऐसा लगेगा जैसे शराब जैसी गंध आंधी हो। बिल्कुल। तो ये जो लाल सड़न रोग से इसकी रोकथाम हम बता देते हैं। बिल्कुल। तो भाई कृष्ण, इसमें सबसे पहले तो देखो जो स्वस्थ और रोग रहित बीज का हमें चुनाव करना चाहिए। हाँ। और जो विश्वसनीय दुकान हो उड़ते लेना चाहिए, और भाई हम हर बार क्या हुआ है कि भाई पक्का बिल जरूर लेना चाहिए। हाँ। तो इस प्रकार जो स्वस्थ और रोग रहित बीज का जो चुनाव होगा इसमें दो जो पोरी है बढ़िया तरिया काट के उसने अच्छी तरह जो स्वस्थ लेनी चाहिए, भाई किसी में कीड़ा नहीं लग रहा हो, ठीक है, वो चीज़ इसके अंदर होगी। और दूसरा फिर जो रोग रोधी किस्में जो COS 767, COH 110 और COH 119 की हमने बुआई करनी चाहिए, यानी कि ये बढ़िया किस्म है। और दूसरा फिर क्या है इसके अंदर जो खड़ी हुई फसल में ग्रसित पौधों को जड़ तक निकालने तथा उन्हें जला देना चाहिए जो बेकार सी हो रही हो, और ग्रसित फसल की जो मोडी ना ले क्योंकि इसमें नई फसल में बीमारी फैल जाती है। इसी तरह जो लाल सड़न तक ग्रसित खेतों में 1 साल तक गन्ने की बिजाई नहीं करनी चाहिए, यह भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, भाई दूसरी फसल ले ले। बिल्कुल। तो या तब बात कर ली हमने लाल सड़न रोग की। ये जो दूसरी बात कर लेते हैं सूखा रोग, जिस नाम उखेड़ा भी कह दिया करे, उखेड़ा भी कह दें। और जो यो रोग से सिफिलोस्पोरियस सैक्राई या फिर इसने फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी नामक जो फफूंदी है उसके द्वारा यो फैला है, और उसके कारण गन्ने का जो जमाव है उस पर भाइयों बुरा असर पड़ा है। और इस रोग के जो लक्षण की बात करें तो इसमें 4 से 5 महीने के पौधों पर दिखाई दे हुआ है, और जो ग्रसित गन्ने में पत्तों का जो ऊपर की तरफ जो पीला पड़ना और सूखना यो भाई इसकी पहचान से, और आखिर में जो अगोला सूख जाता है और पौधा इसमें मर जावा है। अच्छा। तो रोगग्रस्त गन्ने की जो लंबाई में चीरने पर हम देखा है कि अंदर तो भाइयों एक तो गुलाबी दिखा है और लाल रंग का दिखाई दे हुआ है, और जो रोगग्रस्त है वो गन्नों तक सड़ी हुई जो मछली जिसकी गंध आने लगती है। अच्छा। और इस रोग की वजह से जो गन्ने की जो पैदावार है उस पर कृष्ण भाई बहुत बुरा असर पड़ा है, और रस की जो गुणवत्ता है ना वह भी खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो विनोद भाई देखिए आपने ये तो जिक्र कर दिया कि सूखा रोग हो जाए गन्ने के ऊपर देखेगा, लेकिन इसका उपचार करना भी तो बड़ा जरूरी है ना। बिल्कुल। तो इसकी रोकथाम खातिर तो क्या करना है भाइयों, देखो स्वस्थ और रोग रहित जो बीज है ना उसका चुनाव करना है। दूसरा है रोगग्रस्त खेत में भाई 3 साल का फसल चक्कर जरूर अपनाएं, क्योंकि कम से कम एक बार डैचे की बिजाई जरूर करनी चाहिए ताकि वो फसल चक्कर में जो रोग हैं वो कम हो जाएंगे। चाहे आप भाई 1-2 साल के बाद फिर उसी खेत में गन्ना लगा लो, लेकिन फसल चक्कर जरूर करना चाहिए उसमें, ये नहीं बार बार गन्ना उसी में लगाओ उसी में काट दे रहो। और रोगी पौधे न उखाड़ के भाई जला दें। कई बार देखने में जो रोगी पौधे हैं वो दिखाई देंगे, हमने उसको पाड़ लो और उसको कहीं जला दो या कहीं दूसरी जगह मिट्टी में दबा दो। और इसी तरह एक और रोग है कृष्ण भाई जो है कंडुआ रोग, जिसने समट भी कह दिया कर हम इसमें, और जो यो रोग से ऑस्टिलोगोसिटामिनी नामक फफूंदी द्वारा यो फैला है,
और इस रोग तक ग्रसित गन्ने में लक्षण अप्रैल से लेकर जून में और दोबारा अक्टूबर से नवंबर में इसमें दिखाई दे हुआ है, यानी कि आजकल। हाँ। और इस रोग के पौधे बोलने हुए हैं और रोग ग्रसित पौधे के शीर्ष भाग में एक पतली सी, लंबी सी और काली सी चाबुकनुमा जो दुम इसमें लिख रहा है, और जो शुरू में एक रंग विहीन पारदर्शी झिल्ली की तरह ढकी रहा है, और झिल्ली के फटते ही या जो जीवाणु हवा में फैल जाते हैं और रोगी पौधों तक निकलने वाली जो पत्ती वह धीरे धीरे पतली और नुकीली हो जावा है, और जो सामान्यतः ज़्यादा दूरी पर लिकड़ती है, कुछ टाइम बाद इसमें काली धुम लिकड़ने लगती है। तो विनोद भाई इसकी रोकथाम का भी जिक्र कर लें। तो एक तो वही बात हम बार बार कह रहे हैं भाइयों को कि एक तो बीज का चयन जो है ना रोग रहित खेत तय करना चाहिए, और रोग रोधी किस्में लेनी चाहिए, जिस तरह के COS है स्तंत्र 17 या फिर CO 1148 की बिजाई के लिए भाई चयन जरूर करें। इसकी जो है ना किस्में हैं, एक तो वो उनमें बीमारी का प्रकोप जो है ना कम होएगा। अगली बात है कि बीज का उपचार भी करना है। गन्ने की पोरियों को बिजाई से पहले भाई मैकोन जेब जो है ना डाइथेन M45 लेकर वो 0.25% घोल में उपचारित करें, और पोरियों को 4-5 मिनट तक घोल में डुबोकर फिर बाहर काढ़ लें, और इसके बाद भाई इनकी बिजाई करें। और जो ग्रसित पौधे हैं वो चाबुकनुमा जो धूम है उसकी थैलों में लपेट कर भाई नीचे से काटें और उसको भाई नष्ट कर दें। रोगग्रस्त जो खेत है उसमें मोडी की जो फसल है वो नहीं लेनी चाहिए। तो इसी तरह विनोद भाई अगली जो बीमारी है वो कौन सी का जिक्र कर रहे हो आप? ग्रासी शूट, जिसने घसेला रोग भी इसमें कह देते हैं, और इस रोग का कारण भी माइक्रोप्लाजा वो रोग की त्रिया। और जो इसकी रोकथाम की बात करें तो स्वस्थ और रोग रहित बीज का चयन करना चाहिए। बीज को नम गर्म 54 डिग्री सेल्सियस से हवा 4 घंटे तक उपचारित इसमें करना चाहिए। तो भाइयों ये तो बात करी हमने रोग रहित, जो हम किस प्रकार से अपने गन्ने की फसल को किस प्रकार से बचावा, उसका रोकथाम किस तरह करें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो विनोद भाई घड़ी के कह रही है कार्यक्रम का समय समाप्त होया, तो राम राम कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।